वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आँखें तरसतियां हैं। आदाब नाजरीन, आज जिक्र हयातुल्लाह अंसारी का, जो एक सहाफ़ी थे और जिन्होंने अपने ही मुनफरिद अंदाज में जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया। आप अखबार हिंदुस्तान के मुदीर थे और जब 1942 में अखबारों पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो आपका अखबार भी बंद हो गया। ऐसे में जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए आपने एक अनोखा तरीक़ा निकाला। आप एक बुलेटिन तैयार करते थे जिसमें अंग्रेज़ों के जुल्मों की दास्तान बयान की जाती थी और फिर इस बुलेटिन को वो अपने स्कूटर की डिग्गी में रखते थे और फिर इस स्कूटर के साथ वो मुंबई में मुख्तलिफ मकामात पर जाते थे और उसको बजाया करते थे। इस कारकर्दगी में आपके साथ मशहूर फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद भी हुआ करते थे और इस तरह से इन दोनों ने मिलकर अपने स्कूटर को एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बना दिया था। ये रेडियो बुलेटिन बॉम्बे में 1942 से आज़ादी हासिल होने से कुछ पहले तक चोरी छुपे नश्र किया जाता रहा, लेकिन पुलिस आपको और आपके साथियों को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिशों के बावजूद नाकाम रही। आज हम बात करेंगे मशहूर सहाफ़ी, अफसाना और नॉवल निगार, माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी जनाब हयातुल्लाह अंसारी की। आप वो कांग्रेसी रहनुमा हैं जिन्होंने साबित किया कि एक ही शख्सियत बैक वक्त गूनागूं सिफ़ात की मालिक कैसे हो सकती है। हयातुल्लाह अंसारी ने हिंदुस्तान और कौमी आवाज़ में अपने इदारियों और मज़ामीन के तवस्सुत से मुल्क के मुसलमानों में जंगे आज़ादी की जोत को न सिर्फ जलाया बल्कि इस तहरीक में मुसलमानों को कूद पड़ने की तलकीन की। ये अखबार जब निकला उस वक्त मुस्लिम लीग की तहरीक, जो बाद में तक़सीम वतन की तहरीक बन गई थी, नई करवट ले रही थी। ये अखबार उस तहरीक की सरगर्म मुखालफत कर रहा था। आप हिंदुस्तान और कौमी आवाज़ के अलावा कांग्रेसी हफ्ते रोज़ा सब साथ के साथ भी मुंसलिक रहे। आपके मजमून और इदारियों के बुनियादी मुद्दे जमहूरियत, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के गिर्द तवाफ करते थे। आपने लिखा, अलीगढ़ में मेरा रुझान कम्युनिज्म की तरफ हो गया था और कभी कभी ऐसा भी लगता कि मैंने उसके हक में फैसला कर लिया है। 15 साल की कश्मकश के बाद कम्युनिज्म के असरात से निकल सका। आपने अपने इदारियों और मजमून में अफसाने की ज़बान इस्तेमाल की। 1922 में हयातुल्लाह अंसारी का दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। इस ज़माने में इस यूनिवर्सिटी में तलबा को सियासत से दूर रखने की पूरी कोशिश की जाती थी। इसके बावजूद तहरीक आज़ादी गरम हवा की तरह मुतफक्किर जहनों को अपनी चपेट में ले रही थी। ऐसे में जनाब हयातुल्लाह अंसारी इसके असर से कैसे बच सकते थे? आपने बाकायदा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ आए तो जिन तालिब इल्म लीडरों ने उनके इस्तकबाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनमें हयातुल्लाह अंसारी का नाम सरे फहरिस्त था। दरअसल पंडित नेहरू को पहली बार अलीगढ़ लाकर तकरीर करवाने वाले हयातुल्लाह अंसारी ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपनी कुर्बत का जिक्र करते हुए हयातुल्लाह अंसारी लिखते हैं, कदीम दौर में फरंगी महल मजहबी तहरीकों का मरकज रहा था। कुछ ही दिनों के बाद वहाँ सियासत का दौर भी आ गया और वो लाए जवाहरलाल जी। जब तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा और भारत छोड़ो तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई तो ब्रिटिश हुकूमत ने और भी सख्त रवैया अपनाया, जिसके नतीजे में कांग्रेस के तकरीबन तमाम बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तहरीक की हिमायत करने वाले अखबारात भी बंद कर दिए गए। हयातुल्लाह अंसारी की बाग़ियाना तहरीरों और इदारियों के सबब
हिंदुस्तान भी बंद कर दिया गया। इसके बाद आपने इशरत अली सिद्दीकी, मोहम्मद हसन क़िदवाई और अब्दुल मुजीब सहालवी के साथ मिलकर बारादरी कैसरबाग लखनऊ से एक और हुर्रियत पसंद अखबार निकालने की स्कीम बनाना शुरू की। लेकिन अंग्रेज हुकूमत को इस स्कीम की भनक लग गई और हयातुल्लाह अंसारी और उनके साथियों को एक दूसरे से अलग करने की गरज से वो जगह खाली करा ली गई जहां से आप और आपके साथी अखबार निकालने की सोच रहे थे। जल्द ही महात्मा गांधी की शख्सियत से मुतासिर एक साहिबा उम्मतुल इस्लाम ने हयातुल्लाह अंसारी को अखबार निकालने के लिए बम्बई बुलाया। उम्मतुल इस्लाम की दावत पर मुंबई पहुंचने से जहां आपका महात्मा गांधी के उसूलों से करीबी राब्ता पैदा हुआ, वहीं आपका तारुफ फिल्मी दुनिया से भी हुआ। आपको फिल्में अवाम तक पैगाम पहुंचाने का जबरदस्त जरिया लगी और इसीलिए आपने कम्युनिज्म और सोशलिज्म का पैगाम दूर दूर तक फैलाने के लिए 1946 में फिल्म नीचा नगर लिखी, जिसे रशीद अनवर ने प्रोड्यूस किया और चेतन आनंद ने डायरेक्ट। इस फिल्म ने खुलकर अमीरों के हाथों गरीबों के इस्तेहसाल की दास्तान बयान की। माली एतबार से ये फिल्म कामयाब नहीं हुई, लेकिन 8 फिल्मों में इसका शुमार आज भी किया जाता है। ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसने फ्रांस से एक बैनुल-अक़वामी अवार्ड, कांस फिल्म अवार्ड हासिल किया। वो मुसलमानों के अलग सियासी जमात बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे। सियासत में मजहब के बेजा इस्तेमाल को देखकर वो उन मजहबी रहनुमाओं को जो कांग्रेस की तहरीक से इत्तेफाक नहीं रखते थे या फिर कांग्रेस से अलग रहते थे, उन्हें शिद्दत पसंदाना शक की नज़र से देखने लगे थे। हयातुल्लाह अंसारी किसी भी किस्म की फ़िरका परस्ती के मुखालिफ थे। 1942 में गांधी जी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक अपने उरूज पर थी। ऐसे में आपके अखबार हिंदुस्तान पर पाबंदी लगा दी गई। 1945 में जब तहरीक आज़ादी अपने फैसला कुन मोड़ पर पहुंची तो तहरीक जंगे आज़ादी फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे वक्त में इस तहरीक में मुसलमानों की शिरकत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। मैंने रफ़ी अहमद क़िदवाई से कहा है कि हफ्त रोज़ा हिंदुस्तान को उर्दू रोज़नामे के तौर पर निकालने का बंदोबस्त करें। पंडित जी, क्योंकि हिंदी रोज़नामा हिंदुस्तान दिल्ली से शाया हो रहा है, ऐसे में ये मुनासिब नहीं है कि मुल्क में हिंदी हिंदुस्तान और उर्दू हिंदुस्तान की शनाख्त बने। बात तो मुनासिब है, तो फिर उर्दू रोज़नामे का कोई नाम तजवीज़ कीजिए। कौमी आवाज आपके अंग्रेजी रोजनामे नेशनल हेरल्ड का उर्दू में तर्जुमा है। तो फिर कौमी आवाज का पहला शुमारा किस दिन से निकल रहा है? इस तरह कौमी आवाज, जिसकी पेशानी पर हयातुल्लाह अंसारी का नाम बहैसियत मुदीर लिखा था, 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती में लखनऊ से निकलना शुरू हुआ। कौमी आवाज के जरिए आपने उर्दू सहाफत को रोजनामे के जदीद तरीन मयारों से मुतारिफ कराया। हयातुल्लाह अंसारी बाबा कौम महात्मा गांधी की शख्सियत और ख़ासकर उनके अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े से बहुत मुतासिर थे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हयातुल्लाह अंसारी को तरबियत के लिए गांधी जी के आश्रम में भेजा और वहाँ जाकर हयात साहब ने गांधी जी के फ़लसफ़े को बहुत करीब से समझा। तो आपने वहाँ 21 दिन क़याम किया? बेगम, आप क्या सोचती हैं? अगर आश्रम का माहौल नासाजगार होता
तो क्या मैं एक भी दिन रह पाता? हाँ, ये तो है। बेगम, मुझे सबसे पहली चीज जिसने बहुत मुतासिर किया, आश्रम में हर मजहब का मानने वाला आता है, और यही नहीं, हर मजहब के मुताबिक उसे इबादत का हक हासिल है और हर किस्म की सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं। अरे वाह, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं वहां जाऊं। जरूर जरूर जाएंगे। दूसरी बार जब हयातुल्ला अंसारी वारधा आश्रम गए तो आपकी अहलिया बेगम सुल्ताना हयात भी आपके साथ थीं। इस बार आपने वहां 21 दिन क़याम किया। आपका कलम बुनियादी तौर पर सियासी रंग समेटे हुए था, इसलिए आपकी कहानियों और नॉवेलों में भी इस रंग की भरपूर बौछार मिलती है। 2500 सफ़ात और 5 जिल्दों पर मुश्तमिल आपका तवील नॉवेल लहू के फूल उर्दू का पहला सहाफ़ती नॉवेल है। इस नॉवेल में आपने बड़ी कामयाबी के साथ हिंदुस्तान की रंगारंग तहज़ीब और तारीख़ को समोया है। इस नॉवेल की कहानी 1911 के आखिर में शहंशाह जॉर्ज पंजुम की ताजपोशी के साथ शुरू होती है और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के कत्ल के साथ ख़त्म होती है। नॉवेल में जहाँ जहाँ गांधी जी का जिक्र आया है, हयातुल्ला अंसारी ने उन्हें शहीद के लक़ब से नवाजा है। हिंदुस्तानी किस तरह से मुत्तहिद हुए, अलग हुए, उलझे और एक दूसरे से गुथे। महात्मा गांधी को बाबाए कौम का दर्जा किसने दिया? आज तारीख़ का अहम दस्तावेज़ ये ज़ख़ीम नावल उस वक्त के हालात हाजरा का आँखों देखा हाल क़ारीन के सामने पेश करता है। क़ारीन को अंग्रेज़ हुकूमत में रूनुमा होने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली से आशना कराता है और मुल्क और मुआशरे के हालात के तय क़ारीन की सोच का रुख मोड़ता है। खानवादा-ए उलमा-ए फ़िरंगी महल दुनिया का वो तन्हा ख़ानदान है जिसमें कम अज़ कम 1000 साल से न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि नाबेग़े रोज़गार उलमा पैदा होते रहे हैं। हयातुल्ला अंसारी ने अपनी सवाने उम्री में दर्ज किया है, मुग़ल शहंशाह अकबर का एक ख़त दस्तयाब हुआ है जो उसने मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्ग को अपनी तख्त नशीनी के 4 साल बाद लिखा था। इस बात से अंदाज़ा होता है कि आपका ख़ानदान मजहबी उलूम का गहवारा था। आपकी पैदाइश इस ख़ानदान में 1 मई 1901 को मोहल्ला फ़िरंगी महल लखनऊ में हुई। आपकी वालदा सायरा बानो मोहान के एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। मेरी वालिदा की किताबों में अल्फाज के पर्चे, खातून के पर्चे, अवध पंच के चंद नंबर महफूज थे। आप 4 साल के थे कि आपके सर से वालिद का साया उठ गया था। आपके वालिद मौलवी वहीदुल्ला अंसारी राजा साहब गोंडा के यहाँ मौलवी थे, लिहाजा आपके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। इस वजह से आपकी परवरिश आपके दादा ने की। आपने इब्तिदाई तालीम फ़िरंगी महल की मशहूर दर्सगाह मदरसा-ए इंतज़ामिया से हासिल की। यहाँ से सनद हासिल की, साथ ही जुबली कॉलेज लखनऊ से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से फाजिल की डिग्री हासिल की। आपकी उर्दू की बाकायदा तालीम नहीं हुई थी। उर्दू लिखना पढ़ना आपने अपनी नानी से सीखा। ये देखिए नानी जान, वैसे तो ठीक है, पर लिखाई और सुधारी जा सकती है। कोशिश करता हूँ। नानी जान, आपने लिखाई पढ़ाई किससे सीखी? घर में अपनी नानी से। और मेरी अम्मी ने? अपनी नानी के घर से। आपका बचपन इक्तिसादी बहरानी में गुजरा। 8 साल की उम्र में जब आपके सर से दादा का साया भी उठ गया
तो हालात और भी ज़्यादा अबतर हो गए। ऐसे में आप बच्चों को कुरान और उर्दू पढ़ाकर कारोबारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगे। शलजम, आप बेटा ये पढ़ो, ये इसको पढ़ो फिर मुझे बताना। अभी पहले देख लो, लिख लिया शलजम? आप ये पढ़ो। कलम, दवात, अदावत, सितम, शराफत, किताब, कलम, हल, अच्छा खासा अरसा गुजर गया बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन अभी तक इतनी बचत नहीं हो पाई कि मैं मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से बीए कर लेता। तो जब आप अलीगढ़ से मजीद तालीम हासिल करके वापस आएंगे तो अपना ये मकान वापस ले लेंगे, यही कहा ना आपने? मैं भी यही सोच रहा हूं। आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने सोचा आपसे जिक्र करना ठीक रहेगा। आपसे मुनासिब मशवरे के साथ साथ मेरी जायदाद भी महफूज रहेगी। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। भाई तालीम यकीनन अहमियत की हामिल है। मैं आपका मकान ले लेता हूँ और आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ। जब आप ये 10,000 रुपये मुझे वापस देंगे तो मैं ये मकान आपको वापस दे दूंगा। मुनासिब रहेगा। ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 10,000 हैं। शुक्रिया, गिनने की क्या जरूरत है। ये
ये कागजात। आप जब बीए करने के बाद अलीगढ़ से वापस आए और 10,000 रुपए इकट्ठा करके अपने रिश्तेदार के पास हवेली छुड़वाने के लिए गए, तो रिश्तेदार हवेली वापस करने के अपने वादे से बिल्कुल ही मुकर गया। इस तरह के और भी बहुत से तजुर्बात हयातुल्लाह अंसारी को हुए। उनकी शुरुआती जिंदगी मशक्क़त भरी गुजरी। यही वजह है कि उनकी तबीयत में सब्र और शुक्र कूट कूट कर भरा था। आप कौमी आवाज़ के मुदीर थे। 1955 में ये अखबार सख्त माली बहरान से दो चार था। 18 महीनों से आपको तनख्वाह भी नहीं मिली थी कि इसी बीच आपकी बेटी सख्त बीमार हो गई और आप उनका मुनासिब इलाज भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से बेटी का इंतकाल हो गया। लेकिन ये दाग भी आपने सब्र के साथ झेल लिया। हयातुल्लाह अपना काम खुद करने के आदी थे। कभी किसी पे हुक्म सादिर नहीं किया करते थे। आप सब पर आसानी से भरोसा कर लिया करते थे। हॉकी खेलने और तैराकी के अलावा आपको कुछ अनोखे शौक भी थे। रस्सों के जरिए छोटे मोटे टीलों पर चढ़ना और सांप पालना। उनके मकान के ड्राइंग रूम में सांपों को रेंगते देखा जा सकता था। आप तालीम आमा के बहुत बड़े पैरोकार थे। कलमी मसरूफियात के बावजूद आपने लोगों को ख्वांदा बनाने और उनमें तालीम आम करने का बीड़ा उठाया। इस गरज से आपने लखनऊ में तालीम घर नाम से एक इदारा कायम किया। आपने तालीम बालिगां पर भी जोर दिया। पुख्ता उम्र के लोगों को उर्दू हिंदी सिखाने की गरज से उर्दू कायदा लाला तालाला और हिंदी कायदा 10 दिन में लिखा तैयार किया। जब मैं वहां टहलने गया हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। क्या बात? कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं जब से आपकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं। मैं अभी इस उम्र में क्या लिखाई पढ़ाई करें, मुझे तो ये आदमी यहाँ लेकर आया है। नहीं तो आप नहीं आते। देखो भाई, तालीम की कोई उम्र नहीं होती। तालीम तो एक जेवर है, जब चाहे इससे खुद को आरास्ता कर ले। मेरे पास 2 कायदे हैं, एक उर्दू का और एक हिंदी का, और मेरा दावा है आप किसी भी उम्र में हो, 10 रोज तक लगातार आप इसे पढ़ लेंगे तो आप प्रूफ पहचानने लगेंगे। जी जी, आप सबको बताने लगेंगे। ये लीजिए, इसे पढ़िए, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है? हाँ, तो क्या लिखा आपने? बाग में टहलने गया, इतनी देर में रानी साहिबा वहां तशरीफ ले आई। गांधीयाई तर्ज फ़िक्र के मुफक्किर हयातुल्लाह अंसारी को हुकूमत हिंद ने 4 मरतबा खैर सगाली मिशन के साथ गैर मुमालिक में भेजा। आप जिन भी मुल्कों में गए, वहाँ की आम जिंदगी का मुताला करना आपने अपना मकसद समझा। आप चाहे अमेरिका गए या ईरान, वहाँ की गंदी बस्तियों में जाकर उनका जायज़ा लेना आपने ज़रूरी समझा। हयातुल्लाह अंसारी की कंट्रीब्यूशन और काबिलियत को देखते हुए उन्हें 1952 में उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल का रुकन नामजद किया गया। 1966 और 1988 में उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया गया। हयातुल्लाह अंसारी 18 फरवरी 1999 को इस दुनिया से कूच कर गए। ये उनका 28वां दिल का दौरा था जिसने उनकी जान ली। इससे पहले जब दिल के दौरे पड़े और लोग परेशान हुए तो उन्होंने कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? जब तक मेरा मिशकात
10 साल का नहीं हो जाता, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और यही हुआ भी। 17 फरवरी 1999 को आपके पोते मिशकात हयातुल्लाह 10 साल के हुए और अगले ही रोज हयात साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहाँ गए वो लोग जिनके इरादे पुख्ता थे, जिनका कलम हक की बात करता था, जो ना कभी कुर्सी के आगे झुका न पैसे के। हयातुल्लाह अंसारी को सलाम, उनके कलम को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।